हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। और ये है मेरा पार्ट नंबर 2 चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि तुम्हारे बिजनेस का बुक नंबर 2 का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं पार्ट 1 में तुम्हें इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कौन से 3 तरीके के डिसीजंस है जो तुम इसके अंदर लेते हो। ठीक है, अगर वो देखना है तो नीचे सारी मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट्स का, इको का, बिजनेस का, हर प्लेलिस्ट तुम्हें वहां से मिलेगी। हर टॉपिक का डिटेल लेक्चर तुम्हें वहां से मिल जाएगा, वहां से पार्ट 1 भी देख सकते हो। आज हम करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ स्टार्ट। हम देखेंगे तीनों डिसीजंस में क्या क्या चीजें तुम्हें डिसाइड करनी होती हैं। ठीक है, अगर मेरे नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से नोट्स ले सकते हो। एंड नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहां पे मैं हर रोज एमसीक्यूज पोस्ट करती हूँ। एमसीक्यूज को जरूर कर लेना, गलती से मिस मत करना, क्योंकि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, कौन से 3 टाइप ऑफ डिसीजन है हमने वो कर लिया। आज हमें स्टार्ट करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के साथ। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि हमारे 3 तरीके के डिसीजन होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में सबसे पहले तुम ये डिसाइड करते हो कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा आएगा कहाँ से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में नंबर 2 पे तुम ये डिसाइड करते हो कि पैसा आ तो गया, अब इस पैसे को लगाना कहाँ पे है, ये जो पैसा आया है इस पैसे को लगाना कहाँ पे है। और डिविडेंड डिसीजन में ये डिसाइड करते हो कि भैया जब पैसा लगाया था उस पैसे से कुछ तो रिटर्न मिला होगा ना, कुछ तो प्रॉफिट मिला होगा उस पैसे से। तो वो जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट का अब क्या किया जाए, उस प्रॉफिट को कहाँ यूटिलाइज किया जाए। तो ये 3 डिसीजन हमें लेने होते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग डिसीजन, फिर बाकी के 2 पढ़ेंगे। इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या कहता है? इट सेज द इन्वेस्टिंग डिसीजन आर द डिसीजंस, मेरे साथ रीड करो, मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो। Decisions related to the total amount of funds invested in the long term fixed assets and the short term working capital। इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो अपना पैसा है वो कहाँ लगाना चाहिए। क्या हमें लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स में लगाना चाहिए, क्या हमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल में लगाना चाहिए। फिक्स्ड एसेट में मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आ जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आ जाएगा। ये सारी चीजें जो है मेरी फिक्स्ड एसेट, रिसर्च तो नहीं, ये कह सकते हो, फर्नीचर कह सकते हो, टूल्स एंड इक्विपमेंट कह सकते हो, लैंड बोल सकते हो, बिल्डिंग बोल सकते हो। ये सारी मेरे फिक्स्ड एसेट में आएंगे। वहीं पे मेरे कितना कैश रिसीवेबल है, ठीक है, यानी मैं कितना उधार पे ट्रांजेक्शन करती हूँ, R&D, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें जो है ये मेरी वर्किंग कैपिटल में आएंगी। सैलरीज, ठीक है, रेंट हो गया, बिजली पानी का खर्चा हो गया, ये सारे मेरे वर्किंग कैपिटल में आएंगे। तो मुझे किस चीज में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैं इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर डिसाइड करती हूँ। इन्वेस्टिंग डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि मोर देन 1 ईयर के होते हैं। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ, profitability and risk of the business in the long run. It must be financed through the long term sources of capital। कहते हैं कि मोस्टली हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसमें हम ज्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ही दूसरा नाम है। क्या नाम है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन नाम है। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को मोस्टली जो है खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंपनी के रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंपनी के ग्रोथ को अफेक्ट करती है। और इसमें हमें यूजुअली लॉन्ग टर्म सोर्सेज से ही पैसा लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कैसे होंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स। लोन तो कभी ना कभी वापस करना पड़ेगा, तो लोन लॉन्ग टर्म में नहीं आता है, ठीक है, शेयर्स जो है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म में आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, हमें क्यों कैपिटल बजटिंग जो है डिसीजन लेना चाहिए, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों ये रिस्की डिसीजन हो सकता है, क्यों? तो इसके लिए मेरे पास एक्रोनिम क्या है, फायर। 4 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस के, और एक्रोनिम क्या है, फायर। ठीक है, सबसे पहली चीज, फंड्स इन्वॉल्व्ड आर लार्ज। बहुत अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए जब भी तुम्हें कोई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी ऐसा लॉन्ग टर्म वाला खरीदना है, कुछ भी फिक्स्ड एसेट खरीदना है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ, लाखों या इनफैक्ट कई बार करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। तो जितना ज्यादा बड़ा पैसा उतना बड़ा रिस्क, उतना इंपॉर्टेंट डिसीजन। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डिसीजन होता है, तुमने एक बार लाखों करोड़ों का कुछ खरीद लिया तो तुम उसको जाके वापस थोड़ी करके आ सकते हो।
उसको जाके वापस नहीं करके आ सकते, ले भैया मैंने लैंड खरीदा तो तू अपना लैंड तेरे पास वापस रख। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे उसको बेचना ही पड़ेगा अगर मुझे वापस करना है तो। और बेचने पे मुझे अब क्या रेट मिले ये तो मुझे नहीं पता, लॉस में भी बिक सकता है। तो ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, ये हम कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ बेचनी है तो तुम्हें जो है हेवी लॉसेस भी हो सकते हैं अगर तुमने गलत टाइम पे बेचने की कोशिश करी, ठीक है? कैंसल अगर करोगे तो फिर क्या होगा? तो भी पैसा तुम्हारा वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुमने करोड़ों रुपए इकट्ठे तो कर लिए थे। इकट्ठे तो कर लिए थे, करोड़ों का लोन तो ले लिया था, पर प्रोजेक्ट कैंसल हो गया, तो लोन का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा फिर भी, ठीक है? रिटर्न्स रिक्वायर लॉन्गर पीरियड। जो तुम्हें रिटर्न मिलता है वो भी लॉन्ग टाइम पीरियड में मिलता है। देखो अगर तुम कोई लैंड में भी इन्वेस्ट करते हो फॉर एग्जांपल, यू कैन नॉट डू कि आज मैंने लैंड खरीदा और कल मैंने लैंड बेच दिया। इट यूजुअली टेक्स मोर देन 1 ईयर का टाइम कि मेरे को एक अच्छा रेट मिल सके, कि मैं उस लैंड को वापस से सेल ऑफ करके एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकूं। ये शेयर मार्केट की तरह नहीं होता, आज शेयर खरीदा कल शेयर बेच दिया, एक दिन के अंदर कुछ प्रॉफिट कमा लिया। हमेशा इसमें प्रॉफिट आने में लॉन्ग टाइम लगता है, और अगर लॉन्ग टाइम लग रहा है तो ये ज्यादा अनसर्टेन है। मुझे नहीं पता एक साल में क्या कुछ हो सकता है, एक साल में मार्केट कितना चेंज हो सकती है, आई डोंट नो। तो इस वजह से जो है हमें बहुत डिफिकल्टी होती है ये एस्टिमेट करने में कि फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। तो हमें नहीं पता एक साल के बाद कितना मुझे रिटर्न मिलेगा, और इसका जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा भी लॉन्ग टर्म में ही। कैपिटल बजटिंग फिक्स्ड एसेट्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, तो मुझे रिटर्न प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, तो इट्स वेरी अनसर्टेन, वेरी रिस्की। इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इससे मेरी पूरी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की डायरेक्शन है, वो अफेक्ट हो सकती है। अगर राइट डिसीजन ले लिया तो ठीक है, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो तुम्हारी पूरी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ की भैया बैंड बज सकती है, ठीक है? तो पूरी कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो खराब हो सकती है, ठीक है? हार्मफुल हो सकता है अगर तुमने कोई भी गलत डिसीजन लिया तो। क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं, क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं, क्या क्या फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं तुम्हारे कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। फिर से मेरे पास यहाँ पे जो है एक्रोनिम क्या है, राइस। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, एक्रोनियम प्लीज याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग का क्वेश्चन 110% आने वाला है। 4-5 चीजों के, 5 चीजों कुछ के हम फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ते हैं, 5-6 चीजों के, उनमें से कोई एक या दो, कई बार और में आ जाता है, एक में दे दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फैक्टर अफेक्टिंग पक्का पूछे जाएंगे, पक्का। किसके पूछे जाएंगे वो तुम्हें अब डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है? पेपर में जाके देखोगे अब वो तो तुम। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मेरे कैपिटल बजटिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले रिस्क इन्वॉल्व। अगर किसी चीज में रिस्क ज्यादा है, अगर किसी चीज में रिस्क बहुत ज्यादा है तो उसको हटा दो, उसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। जिस चीज में रिस्क कम है उसमें इन्वेस्टमेंट करो। डिसीजन रिक्वायर जजमेंट ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स विच आर अनसर्टेन। फ्यूचर इवेंट को जज कर रहे हो तुम, है ना, जो कि अनसर्टेन है। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू एस्टिमेट द फ्यूचर बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। एंड हमें जो है, देखो क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा। अब मुझे नहीं पता लॉन्ग टर्म में कितना प्रॉफिट आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो इसलिए मुझे जो है कुछ एक जजमेंट करना पड़ेगा अपने रिस्क का। और जिस भी चीज में मुझे लग रहा है कि मेरा रिस्क बहुत ज्यादा है, मैं उस चीज में इन्वेस्टमेंट ना करूं। जिस चीज में मुझे लग रहा है कि रिस्क थोड़ा कम है, मैं उस चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या क्राइटेरिया है? अलग अलग क्राइटेरियाज हो सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट्स हैव टू बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट रेट मुझे कितना मिल रहा है, कैश फ्लो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। और हर कंपनी के लिए, किसी के लिए कैश फ्लो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, किसी के लिए रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, किसी के लिए ये क्राइटेरिया हो सकता है कि कितने टाइम पीरियड में तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो अलग-अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। तुम्हारे लिए कौन सा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, उस पे डिपेंड करेगा कि तुम किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है? रैंक द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी बाय यूजिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। अब अलग-अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है? जो तुम्हें अभी नहीं पढ़नी है, जो तुम बीकॉम में जाके पढ़ते हो। उन टेक्निक के बेसिस पे तुम प्रोजेक्ट्स को रैंक करो।
उन टेक्निक्स के बेसिस पे तुम प्रोजेक्ट को रैंक करो, ठीक है? और फिर देखो कि भैया कौन सा प्रोजेक्ट कितने रैंक पे आ रहा है और फिर उस हिसाब से जो है तुम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो। जैसे कि टेक्निक्स होती है, पे बैक पीरियड, कितने टाइम में पैसा वापस मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? तो ये सारे अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, अभी कुछ इनमें समझने की जरूरत तुम्हें नहीं है। इन सभी क्राइटेरियाज के बेसिस पे ना तुम प्रोजेक्ट्स को ना रैंक देते हो। जैसे मेरा प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है, पेबैक पीरियड इसका अच्छा है, एनपीवी इसका अच्छा है, आईआरआर इसका अच्छा है, कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो ऐसे करके मैं रैंक दूंगी और फिर जिसको भी मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, इसको 1 नंबर मिला, इसको 2 नंबर मिले, है ना? ऐसे करके मैं जो है रैंक दे सकती हूँ, मार्क्स दे सकती हूँ और फिर जिस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम रैंक, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, वो उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ। बट उसके लिए मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा पर्सनल क्राइटेरिया क्या है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें मुझे लग रहा है कि रिटर्न ज्यादा आएगा, मैं उसी में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करूंगी। जिसमें मुझे लग रहा है कि रिटर्न ज्यादा आएगा, मैं ऑब्वियसली उसी में इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है? मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आर सिलेक्टेड बाय इवैल्यूएटिंग द वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है? प्रोजेक्ट्स विद द मैक्सिमम रिटर्न इज टू बी सिलेक्टेड। मुझे जिस भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा रिटर्न लग रहा होगा कि इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसी में मैं ऑब्वियसली इन्वेस्ट करूंगी। अगेन मैं बहुत थॉरो स्टडी करूंगी ये देखने के लिए कि किस में से कितना रिटर्न एक्चुअल में मुझे मिल सकता है, ठीक है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, देखो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैश फ्लो का मतलब है मेरा कैश इन हैंड कितना होगा, मुझे कब कब पेमेंट करनी है, कब कब मुझे इनकम रिसीव होगी, ठीक है? देखो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने घर खरीदा हुआ है, मेरा घर है अगर 10 करोड़ का, टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास एक एसेट है 10 करोड़ का, मैं तो बड़ी अमीर हूँ। पर एक्चुअल में देखा जाए मेरे हाथ में कैश नहीं है, हाथ में मेरे कैश नहीं है। अगर मुझे हाथ में कैश चाहिए तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो? कहने को तो भैया मैं बहुत अमीर हूँ, 10 करोड़ का एसेट है, 10 करोड़ की मेरे नेटवर्थ है, वो है ना, मेरी वेल्थ है 10 करोड़ की। पर एक्चुअल में हाथ में कैश तो कुछ नहीं है। अगर हाथ में कैश चाहिए तो घर को बेचो। घर को बेचना जरूरी नहीं है कि आसानी से बिक जाएगा, 10 करोड़ में ही बिकेगा। घर तो सस्ते में भी बिक सकता है ना? घर की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। तो कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास एक्चुअल में हाथ में कैश कितना है वो देखना पड़ेगा। Cash is generated when is likely to generate when we invest in fixed assets. Company must analyze the duration in which cash is likely to generate. कहते हैं भैया कि जब भी तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी ना कभी तो रिटर्न तुम्हें मिलेगा ना। अगर मैं शेयर में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, कभी ना कभी शेयर को बेचूंगी, रिटर्न मुझे मिलेगा। पर कितने टाइम में मिलेगा? अगर मैं कहती हूँ कि आज इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न सीधा 10 साल के बाद मिलेगा, वो अच्छी बात नहीं है। वो अच्छी बात नहीं है। अगर मैं कहती हूँ कि भैया आज इन्वेस्ट करो, तुम्हें 5 साल के बाद रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा और हर साल तुम्हें जो है कुछ-कुछ पैसा मिलता रहेगा। वो कंपैरेटिवली बेटर है क्योंकि मुझे जल्दी पैसा वापस मिलने लग गया, रिटर्न जल्दी मिलने लग गया। तो तुम्हें कब कैश वापस मिलने लगेगा, ठीक है? जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है, ठीक है? सर्विस सेक्टर में एजुकेशन में जल्दी तुम्हें पैसा वापस मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स भैया तुम किस प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्ट कर रहे हो और जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें कितने टाइम में तुम्हें तुम्हारा कैश रिटर्न मिल सकता है, ठीक है? तो कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे जिसका कैश फ्लो जो है रेगुलर हो, जिसका कैश फ्लो तुम्हें जल्दी मिलने लग जाए, ठीक है? अर्लियर हो जिसका कैश फ्लो। मैं कह रही हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट भी 10 करोड़ देगा, ये प्रोजेक्ट भी 10 करोड़ देगा, पर इसका पैसा आएगा 5 साल के बाद, इसका पैसा आएगा 2 साल के बाद। तो ये बेटर हुआ ना, क्योंकि इसमें 2 साल के बाद पैसा आने लग गया। या मैं कह रही हूँ ये 12 करोड़ देगा पर 10 साल के बाद देगा, ये 10 करोड़ देगा पर 5 साल के बाद देगा, तो भी ये बेटर है क्योंकि जल्दी पैसा मिलने लग रहा है हमें, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे बेसिस पे बहुत सारी प्लस माइनस और मैथमेटिक्स पूरी करके यू हैव टू फाइंड आउट कि कैश फ्लो किसका रेगुलर है। तो हमने क्या पढ़ा, रिस्क जिसमें कम है वो सिलेक्ट करो, कैश फ्लो जिसमें रेगुलर है जल्दी मिलने लग जाए वो सिलेक्ट करो, रिटर्न जिसमें ज्यादा है वो सिलेक्ट करो, एंड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया चेक करो कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेटर तुम्हें लग रहा है, ठीक है? दूसरा मेरे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलते हैं? इट इज अ डिसीजन रिलेटेड टू वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि तुम्हें डेट से पैसा उठाना है या इक्विटी से पैसा उठाना है। अगर तुम लोन से पैसा उठाते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हो जाएंगी बिल्कुल ही। अगर इक्विटी से पैसा उठाते हो तो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम अलग तुम्हारी हो जाएंगी। देखते हैं,
हमारे पास दो सोर्स ऑफ फंड्स हैं, या तो ओनर्स फंड इक्विटी से पैसा उठाओ या तो बोरोड फंड डेट से पैसा उठाओ। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है इक्विटी और डेट में। यहाँ पर तुम्हारी जो है, जिसको भी तुम पैसा दे रहे हो वो तुम्हारी कंपनी का ओनर बन जाएगा, ये ओनर कैपिटल का हिस्सा है। पर यहाँ पर जिसको भी तुम पैसा दे रहे हो वो तुम्हारी कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा, तुम्हारे लोन की कैपिटल है, डेट तुमने उठा रखा है। ठीक है, इसके अंदर रिटर्न तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें डिविडेंड देना होता है। देखो ओनर को तुम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या देते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तुम बोलते हो कि भैया देखो, अगर मुझे प्रॉफिट आया तो मैं उस प्रॉफिट में से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगा अगर मेरा दिल करेगा। प्रॉफिट में से या तो मैं रिटर्न या तो मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा अगर मेरा दिल किया। अगर मेरा दिल किया तो मैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो भी तब दूंगा जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, फिर तो भूल जाओ। प्रॉफिट हुआ तो भी मैं सोचूंगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। सो टेक्निकली एक कंपनी के लिए ये बहुत सेफ है, क्योंकि इनको कभी वापस कुछ देना ही नहीं है। तो कंपनी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा सेफ है। इसीलिए हर एक कंपनी ये बोलती है कि भैया मुझे लोन नहीं चाहिए, तुम मेरी इक्विटी का हिस्सा ले लो, मेरे प्रॉफिट का हिस्सा ले लो, ठीक है, मेरी शेयर कैपिटल का हिस्सा ले लो, और बदले में मैं तुम्हें अपने शेयर्स दे देता हूँ, तुम मुझे पैसा दे दो। पर लोन में नहीं होता, लोन में तुम्हें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे तुम लॉस में चल रहे हो फिर भी तुम्हारा जो भी एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कंपनी के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कंपनी कह रही है भैया अभी तो मैं खुद ही प्रॉफिट में नहीं आई, तुम्हारा रिटर्न, तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पे करूं। और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें रेगुलर पे करना पड़ेगा, हर 2 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर 1 साल बाद, कुछ ना कुछ फिक्स टाइम पीरियड होगा, रेगुलरली तुम्हें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्योंकि तुम ओनर बन जाते हो तो तुम्हें जो है वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इसमें क्योंकि तुम ओनर नहीं बनते, तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी कुछ भी करे, कोई भी डिसीजन ले, कुछ भी करे, कोई भी मीटिंग करे, तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, डेटर्स को नहीं, जिसने डेट दिया है क्रेडिटर, उसको नहीं बताया जाएगा, कोई उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इनका पैसा कभी भी वापस नहीं किया जाता कंपनी की जिंदगी भर में। पर जो डेटर है, जो भी जिससे भी हमने लोन लिया है, ठीक है, उसका पैसा यू हैव टू रिटर्न आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जो कि यूजुअली 5 साल, हार्डली 10 साल तक होता है मोस्टली। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम इज 20 years एंड दैट टू इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जितना मुझे ध्यान है। बट 5-10 साल से ज्यादा का लोन यूजुअली किसी कंपनी को किसी को भी मिलता नहीं है। ठीक है, दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम्स द मैक्सिमम लिमिट, एंड इतना भी मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं मिलता। 2-2 साल का लोन का लिमिट होता है। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम्स। तो इसको तो लोन को तो तुम्हें भैया एक स्पेसिफिक टाइम के बाद कैपिटल अमाउंट तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट तुम्हें वापस करना ही पड़ेगा। पर इक्विटी शेयर वालों का कंपनी कभी पैसा वापस नहीं करती। एक्चुअल में इक्विटी शेयर वालों का पैसा कंपनी कभी वापस नहीं करती। तुम सोचो, अगर मैंने आज रिलायंस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, रिलायंस कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया, रिलायंस कंपनी कभी मेरा पैसा वापस नहीं करेगी। अगर मैं रिलायंस कंपनी को बोलूं भैया मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, जो मैंने तेरे शेयर खरीदे थे, तू मेरे से शेयर ले ले, मुझे पैसा दे दे, कंपनी बोलेगी मैं तो नहीं ले सकती। तुम बाहर जाओ, दुनिया में जाओ, तुम स्टॉक मार्केट पे जाओ, वहां किसी और इंसान को बेच दो। कंपनी कभी अपने शेयर जो उसने एक बार इशू कर दिए, कंपनी वो कभी वापस नहीं लेती। कंपनी कभी भी शेयर होल्डर्स का पैसा वापस नहीं करती। तो शेयर होल्डर्स आपस में एक दूसरे को शेयर बेचते रहते हैं और एक दूसरे को पैसा इधर से उधर घुमाते रहते हैं। कंपनी कभी वापस नहीं करती अपने लाइफ टाइम में, कंपनी तभी वापस करती है जब कंपनी बंद हो जाती है। Dividend is not tax deductible, flotation cost high. Interest paid is tax deductible, flotation cost is low. दो चीजें अब यहाँ पर बोली गई है। पहली चीज है कि अगर तुम डिविडेंड देते हो, अगर तुम डिविडेंड देते हो तो डिविडेंड पे ना टैक्स डिडक्ट नहीं होता है। मतलब कंपनी को पे करना पड़ता है टैक्स ऑन द डिविडेंड। अगर एक कंपनी ने किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, उसके ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है पूरे प्रॉफिट के ऊपर सरकार तो टैक्स वसूलेगी। पर अगर तुमने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, जिसको माइनस करके तुम प्रॉफिट निकालते हो। मैं कहती हूँ अगर मेरी इनकम हुई 10 लाख रुपए की और मेरा इंटरेस्ट पेमेंट था 0, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, मैं पूरे 10 लाख पे टैक्स दे दूंगी। अगर मेरी इनकम हुई 10 लाख रुपए की, इंटरेस्ट पेमेंट थी 10 लाख रुपए, मेरा प्रॉफिट हुआ 0, तो मेरा टैक्स भी हुआ 0। तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो तुम्हारा टैक्स बचा लेती है।
पर डिविडेंड क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा है तो पूरे प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, तो डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है। दूसरी चीज, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है, यानी कि डेट यानी कि अगर तुम्हें कंपनी के शेयर बेचने हैं तो तुम क्या करोगे, तुम आईपीओ लेके आते हो। आईपीओ लेके आते हो। अब आईपीओ के बारे में तुम 12th के बच्चे हो, तुमने कहीं ना कहीं अब तक पढ़ा ही होगा। ठीक है, आईपीओ के थ्रू कंपनी अपने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती है। आईपीओ निकालने का बेटा खर्चा बहुत 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 ज्यादा होता है, लंबा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। पर लोन अगर लेना है तो क्या करोगे, एक बैंक के पास जाओगे, बैंक को एप्लीकेशन दे दोगे कि भैया मेरा लोन अप्लाई कर दे, मेरा लोन अप्रूव कर दे। बैंक थोड़ा बहुत कुछ प्रोसीजर करेगा, क्या थोड़ा बहुत फीस लगा देगा, और क्या लगाएगा। इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत लो है, लोन लेने की फ्लोटेशन कॉस्ट लो है। आईपीओ निकालने की, इक्विटी शेयर्स को इशू करने की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था मेरा एक डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। अब इसके बाद अगले पार्ट में हम करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। किन फैक्टर्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें इक्विटी में पैसा लगाना चाहिए या डेट में पैसा लगाना चाहिए। मैंने तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि इक्विटी और डेट में डिफरेंस क्या है। प्लीज इसको समझ लेना और इसको दिमाग में डाल लेना। अगर ये समझ नहीं आया तो आगे वाले जो पार्ट्स है, आगे वाले जो पॉइंट्स है वो समझ नहीं आएंगे, क्योंकि अब मैंने डिफरेंस समझा दिया है। तो अब जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग समझाऊंगी तो मैं वहां पर ये सब दोबारा नहीं समझाऊंगी, वहां पर मैं बोलूंगी कि जैसा पहले समझाया था उसके बेसिस पे। ठीक है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर कुछ नहीं समझ आया, आई ऑल्सो सजेस्ट एक बार दोबारा सुन लेना, क्योंकि नॉट जस्ट हेयर, लाइफ पूरी उम्र भर ये तुम्हारे काम आएगा। ठीक है, तो हम आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर अच्छा लगे तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि अच्छा लगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।